Good morning, students. I will teach you about blood and circulatory system. यानी रक्त और उसका परिसंचरण, यानी ब्लड जो है हमारे शरीर में पूरे में जिसकी मात्रा लगभग 5 लीटर के लगभग होती है हमारे शरीर में, ये किस प्रकार से प्रवाहित होता है। तो इसके बारे में पहले मैंने कुछ जनरल बातें लिखी है ब्लड के बारे में। तो ब्लड के बारे में क्या होता है, ब्लड इज अ टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी क्या है, ये एक तरल ऊतक है। तरल ऊतक के साथ संयोजी भी है, यानी ये कह सकते हैं तरल संयोजी ऊतक है, ये कह सकते हैं। और ये मतलब जो है विभिन्न प्रकार के, मतलब ह्यूमन में तो होता ही होता है, इसके साथ साथ डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स, ये एनिमल में भी पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है। कोई भी जीवित प्राणी होगा, प्राणी की बात हो रही है, पौधों की नहीं, पौधों में सर्कुलेशन दूसरे टाइप का होता है, या किसी भी प्रकार का ह्यूमन यानी प्राणी और जानवर, प्राणी और जानवर दोनों के शरीर में ये ब्लड पाया जाता है। और ये तरल संयोजी क्यों कह रहे हैं, कि ये नहीं कि हाथ में अलग दे रहा है, पैर में अलग दे रहा है, या सिर में अलग दे रहा है, ये नहीं, ये लगातार कंटिन्यूअस एक दूसरे से ब्लड के जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं और पूरे शरीर में फ्लो होते रहते हैं। अब इसका काम क्या है, अभी मैंने तुम्हें श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम का पढ़ाया था। तो इट ट्रांसपोर्ट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू सेल एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट एंड CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल। क्या मतलब हुआ, जो आवश्यक भोजन के तत्व हैं, ये जब मैं इसके फंक्शन पढ़ाऊंगा तभी बताऊंगा। आवश्यक पोषक तत्व, आवश्यक भोजन के पोषक, ये हमारे शरीर में रक्त के साथ ही प्रवाहित होते हैं। क्योंकि तुमने देखो एक दूसरे से लिंक है सारे के सारे। मैंने पहले क्या बताया था, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या बताया था, भोजन का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उसका स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन हुआ, और वो डाइजेस्टिव फूड जो है एब्जॉर्ब होकर के किस में मिल जाता है, हमारे ब्लड में ही मिल जाता है। तो ये जो है आवश्यक तत्व जैसे ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन का भी पिछले वीडियो में बताया था, श्वसन क्रिया के अंतर्गत हम जो ऑक्सीजन लेते हैं वो किस में मिल जाती है, जाकर के ब्लड में, और वो पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट होती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर। तो इसका मतलब पूरे का ये हुआ कि ब्लड में जब बचा हुआ भोजन और ऑक्सीजन दोनों मिल जाती हैं तो वो सारा का सारा ब्लड के द्वारा शरीर में सर्कुलेट होता है। अब इसके मतलब जो है हल्का क्षारीय होता है, इसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, हल्की क्षारीय प्रवृत्ति, हल्की क्षारीय प्रवृत्ति होती है। अब इसका ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्वेश्चन बीच में से पूछ लेते हैं। अगर इसके pH का मान पूछे तो 7.4, जब तुम्हें केमिस्ट्री वाला क्वेश्चन पढ़ाऊंगा तब एक pH स्केल बताऊंगा। pH स्केल में क्या होता है कि बीच का जो पॉइंट होता है 7 का, वो ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है, लेकिन नीचे अम्लीय होता है, उसका मतलब ऊपर कैसा होता है, क्षारीय एल्केलाइन होता है। 0 से लेकर 14 तक नंबर होते हैं इस पर। तो इसका मतलब है इसकी pH कितनी है, 7.4। तो इसका मतलब जो है हल्की क्षारीय प्रवृत्ति वाला ये हो गया। कि 7 से 14 तक जब हम जाते हैं तो एल्केलाइन प्रोसेस में आ जाता है।
बोन 80 मज्जा, 80 मज्जा। ये हमारे शरीर में जो हड्डियां होती हैं वो खोखली होती हैं अगर यहाँ पर, तो उनमें एक तरल पदार्थ बना रहता है, उसे बोन मैरो कहते हैं। लेकिन उसमें एक येलो बोन मैरो होता है और एक रेड बोन मैरो होता है। तो हमारे शरीर में रक्त का जो निर्माण होता है वो लाल 80 मज्जा अर्थात रेड बोन मैरो के द्वारा होता है। अब इसका एक आता है द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन द एम्ब्रियो, यानी कि भ्रूण और नवजात शिशु, यानी यहां लिखते हम भ्रूण एवं नवजात शिशु, यानी नया नया पैदा हुआ बालक, नवजात शिशु में जो रक्त का निर्माण होता है वो स्प्लीन यानी प्लीहा में के द्वारा होता है। एक आहार नाम पे हम पढ़ा रहता है हमारा प्लीहा यानी स्प्लीन, यहाँ आएगा ये वाला। तो हम ये कह सकते हैं द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इन द एम्ब्रियो एंड न्यू बेबी बॉर्न, यानी नवजात शिशु में रक्त का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है? स्प्लीन में होता है, यानी प्लीहा में होता है। अब एक व्यक्ति के अंदर जो है रक्त की मात्रा जो होती है एक नॉर्मल पर्सन में, यानी एक सामान्य व्यक्ति में जो रक्त की मात्रा होती है वो कितनी होती है? वो 5 लीटर के करीब होती है। एक सामान्य व्यक्ति में पांच लीटर तक रक्त होता है। कितना? 5 लीटर, 5 लीटर रक्त होता है। ये क्वेश्चन ये सबसे क्वेश्चन बन सकते हैं जितना मीटर लिखा हुआ है। तो अगर पूछ ले कि एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की लगभग कितनी मात्रा होती है, तो लगभग कितनी होती है? 5 लीटर होती है। अब ये तो इससे क्वेश्चन भी बने हैं, जितने पॉइंट लिखे हुए हैं इन सबसे क्वेश्चन भी बने हैं। ये अब ब्लड का नाम जब आता है तो ब्लड कंटेन्स 2 पार्ट, एक तो तरल भाग, कौन सा? तरल भाग, और एक भाग पाया जाता है ठोस भाग। रक्त को जो है 2 भागों में बटा हुआ रहता है। कौन कौन से पोर्शन में? एक लिक्विड पोर्शन में और एक सॉलिड पोर्शन में, यानी तरल भाग और ठोस भाग। रक्त में अगर हम रक्त का निकाल के देखें, हम एक टेस्ट ट्यूब में अपना 10 सीसी यानी 10 घन सेंटीमीटर, सॉरी 10 एमएम यानी 10 सीसी ले लें क्यूबिक सेंटीमीटर, ये ब्लड भर के रखते हैं। तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे तो ऊपर का भाग जो येलो दिखाई देगा यानी कि पीला 9 भाग, और ये एक भाग में जो है वो लाल दिखाई देगा यानी ठोस भाग दिखाई देगा। तो ऊपर का जो पीला भाग होता है, फ्लूइड पार्ट इज कॉल्ड प्लाज्मा। ये जो तरल भाग होता है वो क्या होता है? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा होता है और एक होता है सॉलिड भाग। अब ये तरल भाग में यानी प्लाज्मा में क्या क्या होता है? तो ये लगभग जो है ब्लड का 55% पार्ट जो है पोर्शन, यानी जितना हमारे शरीर में ब्लड है उसका 55% पोर्शन प्लाज्मा का ही होता है। और इस प्लाज्मा में भी अगर देखें हम तो क्या होता है? प्लाज्मा को अगर लें, प्लाज्मा ये 55% होता है हमारे होल ब्लड का। अब इसमें भी अगर हम देखें तो 92% जल होता है। 92% क्या होता है? जल। और उसके बाद 8% रह गया। वो 8% में जो क्या होता है वो कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक और
पोटेशियम, फास्फोरस, कॉपर, ये सारी चीजें हमारे ब्लड में मिली हुई ये कार्बनिक पदार्थ हैं। अब कुछ प्रकार की प्रोटीन भी मिली रहती है, जैसे फाइब्रिन, ग्लोब्यूलिन, ये प्रोटीन है, ग्लोब्यूलिन ये प्रोटीन है, ये भी विभिन्न प्रकार की ये जो है ब्लड में मिली रहती है। ये जब मैं प्लेटलेट्स के बारे में बताऊंगा तब इनका फंक्शन बताऊंगा। तो रक्त के दो भाग होते हैं, एक भाग होता है तरल भाग, तरल भाग में भी जो उसको प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग होता है ठोस भाग, उसको कहते हैं सेल्स या कणकाएं। अब ये पीला भाग जो होता है, तरल भाग जो होता है, क्या कहलाता है? प्लाज्मा। अब दूसरा भाग जो कहलाता है सॉलिड पोर्शन। सॉलिड पोर्शन का मतलब ये हो गया कि ठोस भाग, और ठोस भाग में तीन प्रकार की कणकाएं पाई जाती हैं, मैंने लिखी है। ठोस भाग में जो कणकाएं पाई जाएंगी वो जो है तीन होती हैं। दूसरा भाग होता है ठोस भाग, इसमें एक तो लाल रुधिर कणकाएं जिन्हें आरबीसी लिखा हुआ है, वो होती हैं लाल रुधिर कणकाएं। दूसरा होती है इसमें श्वेत रुधिर कणकाएं। दूसरी कौन सी होती है? श्वेत रुधिर कणकाएं। तीसरा होता है बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स। अगर रक्त की तुमसे कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड, केवल कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लड पूछता है तो तुम्हें यही पूरा बताना है जो मैं बताने जा रहा हूं। क्यों? यहां तक तुम्हें बताना है कि इसके दो भाग होते हैं। अभी मैं कणकाओं वाला भाग बता रहा हूं तुम्हें। तो पहले मैं ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के बारे में बताऊंगा। तो लाल रुधिर कणकाओं में जो होती है, ये जो टोटल ब्लड हमारे शरीर में होता है उसका ये कणकाएं जो होती हैं वो 99% होती हैं। अब इन कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। मैंने कहा ना इनमें विभिन्न प्रकार की प्रोटीन भी पाई जाती हैं, जैसे फाइब्रिन या ग्लोब्यूलिन मैंने लिखा था। एक प्रोटीन और पाई जाती है, उसे कहते हैं हीमोग्लोबिन नाम की। क्यों? हीमोग्लोबिन के कारण ही वो लौह युक्त पोरफायरिन वर्णन रुधिर का रंग लाल होता है। अगर लाल रुधिर कणकाएं लाल रंग की तो होती हैं, लेकिन वो रंग लाल जो होता है वो किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग लाल हो गया। लेकिन ये न्यूक्लियस लेस यानी केंद्रक विहीन होती हैं। क्या होती हैं? केंद्रक विहीन। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। लाल रुधिर कणकाओं के बारे में बता दूं, केंद्रक विहीन। और जीवन काल जो होता है इनका 120 दिन होता है। जीवन काल कितना होता है? 120 दिन का होता है। अब ये ध्यान रखना, बोर्ड में कभी कभी ये पूछा गया है कि ऐसी दो कणकाओं के या कोशिकाओं के नाम लिखो जिनके कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना, लाल रुधिर कणकाएं अर्थात आरबीसी जो हैं वो केंद्रक विहीन होती हैं। क्या होती हैं? आरबीसी केंद्रक विहीन होती हैं। और एक होती है पादप की चालनी नलिकाएं यानी सीव ट्यूब्स, वो फ्लोएम का पार्ट है। मान दो प्रकार के टिश्यू होते हैं वेस्कुलर बंडल में, एक जाइलम और एक फ्लोएम। तो फ्लोएम के अंदर दूसरी प्रकार की नलिका पाई जाती है सीव ट्यूब्स, वहां पर भी केंद्रक नहीं होता है। वैसे प्लेटलेट्स में भी है, लेकिन तुम ध्यान रखना, एक तो लाल रुधिर कणकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है और एक पादप की चालनी नलिकाओं यानी
एडहेसिव टिश्यूज में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो दो सेल्स के ये नाम भी हो गए। अब आता है दूसरा आरबीसी। श्वेत रुधिर कणिकाओं को क्या कहते हैं? आरबीसी। ये देखो मेन पार्ट है हमारे ब्लड का, ब्लड तो है ही है, लेकिन ये डब्ल्यूबीसी यानी व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स या सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल, अब इसमें क्या होता है, ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा शक्ति प्रदान करती हैं। कौन सी शक्ति? प्रतिरक्षा शक्ति निर्माण करती हैं। और इनका निर्माण भी जो है रेड बोन मैरो में यानी लाल अस्थि मज्जा में होता है। और ध्यान रखना है इन्हें ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। श्वेत रुधिर कणिकाओं को, इन कणिकाओं को ल्यूकोसाइट्स यानी ये तो आरबीसी है, ये डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं? दूसरा नाम इसको ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट भी कहते हैं। किसको? आरबीसी को। तो ये ल्यूकोसाइट जो होती हैं, अब प्रतिरक्षा का मतलब क्या होता है? यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं जब हमारे शरीर के अंदर किसी रोग के रोगाणु प्रवेश कर जाते हैं तो वो श्वेत रुधिर कणिकाएं जो हैं उनको मतलब भक्षण कर जाती हैं, नष्ट कर देती हैं। अब इन कोशिकाओं में क्या होता है? हीमोग्लोबिन नहीं होता। जैसे लाल रुधिर कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है और इसके अंदर नहीं होता है, तो इसका मतलब है कि ये रंगहीन होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएं कैसे रंग की होती हैं? लाल। तो इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है, तो ये कैसी होती हैं? रंगहीन होती हैं। और ये कणिकाएं जो होती हैं दो प्रकार की होती हैं। एक तो कणकाणु यानी ग्रेन्युलोसाइट। श्वेत रुधिर कणिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक ग्रेन्युलोसाइट और एक होती है एकणकाणु यानी एग्रोन्यूलोसाइट। अब ये कणकाणु के जो एग्जाम्पल है ये किताब में देखना है। और एकणकाणु में जो आती है लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। अब लिम्फोसाइट भी जो होती है तीन प्रकार की होती हैं, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और प्राकृतिक मारक कोशिकाएं यानी कि नेचुरल किलर सेल। प्राकृतिक रूप से इसका नाम दिया है प्राकृतिक मारक कोशिकाएं यानी नेचुरल किलर सेल। अब ये जो लिम्फोसाइट जो होती हैं ये हमारे शरीर को प्रतिरक्षा प्रदान करने वाली पहली कोशिकाएं हैं। मोनोसाइट जो होती हैं, एक बताया था प्रकार मोनोसाइट भी होती हैं, वो मैच्योर होकर के मैक्रोफेज यानी कि मैक्रोफेज महाभक्षक, ये क्या बन जाती हैं? महाभक्षक। कौन? मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है मैच्योर होकर के महाभक्षक कोशिका में बदल जाती हैं और मोनोसाइट और महाभक्षक यानी मैक्रोफेज कोशिका में रूपांतरित हो जाती हैं। यानी मोनोसाइट ही जो है वो मैच्योर जब हो जाती हैं तो मैक्रोफेज या महाभक्षक कोशिकाओं में बदल जाती हैं। और मोनोसाइट महाभक्षक तथा न्यूट्रोफिल मानव शरीर की प्रमुख भक्षक कोशिकाएं हैं यानी किलर सेल्स हैं। जो वही किलर सेल जो होती हैं वो ये सब इसके अंदर पाई जाती हैं डब्ल्यूबीसी यानी श्वेत रुधिर कणिकाओं के अंदर। और यही जो है बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करती हैं। ये बाह्य प्रतिजनों का भक्षण करके मतलब उनको समाप्त कर देती हैं। इसलिए इसका मतलब है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी काम आती हैं। एक होती है, तीसरी होती है डिंबाणु। डिंबाणु को हम थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे इससे क्या कहा था? ल्यूकोसाइट, और इसको हम कहेंगे थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट किसको कहेंगे? डिंबाणु या प्लेटलेट्स को। जो तीसरे प्रकार का होता है उसे हम जो है थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। और इनकी जो संख्या होती है वो 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर होती है। यानी 1 mm ब्लड में 3 लाख कोशिकाएं होती है। 3 लाख कणिकाएं
डिंबाणु की। तो इनकी संख्या का ध्यान रखना, यानी 1 mm ब्लड में जो होती है इनकी संख्या जो होती है कितनी होती है 3 लाख प्रति घन मिलीमीटर। अब इनका जीवन काल कितना होता है 10 दिन का होता है। कितने होता है 10 दिन का। जैसे उसका था लाल का 120 दिन का और इसका था 10 दिन का जीवन काल। और यहां पर भी ये जो है ब्लड का क्लॉटिंग करने के काम में आती है। डिंबाणु का जीवन काल